हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये हमारा इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट किया है। स्टैटिस्टिक्स का पहले लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स समझाया। इस बार मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें प्री रिकॉर्डेड पहले से लिख के रख रखी है ताकि हम कम समय में जल्दी जल्दी अंडरस्टैंडिंग ले लें। ठीक है, वीडियो को जितना शॉर्ट हो, जितना क्रिस्प हो, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, और आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है। स्टैटिस्टिक्स हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा। जो मेरे साथ चल रहे हैं, इट इज़ अ साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में दो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए और फ्यूचर को एंटिसिपेट करने के लिए, जिसमें से ये चैप्टर हमारा अंडरस्टैंडिंग और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए है, जिसका नाम सेंट्रल टेंडेंसीज है। एक चैप्टर हम प्रोबेबिलिटी के नाम से पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसीज तीन तरह की होती है: मीन, मीडियन, मोड। राइट। मीन, जिसमें से मीडियन और मोड हमारा पढ़ना बाकी है, हम मीन स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे सिलेबस में अनग्रुप डेटा का मीन नहीं है, हालांकि मैंने सेकंड जो लेक्चर है, इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने अनग्रुप डेटा का एक एग्जांपल लिया है। बहुत ही सिंपल होता है। अनग्रुप डेटा में तो रिपीटेशंस नहीं होते। ग्रुप डेटा जब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है तो डेटा रिपीटेशंस की वजह से हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और हम उसे ग्रुप डेटा बोलते हैं। दो तरह का डेटा प्रेजेंट हो सकता है या दो तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डेटा एक रेंज में मिल रहा है तो हम उसमें कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसके क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं किए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली वहां तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल हम डिस्क्रीट मेथड पे हैं। डिस्क्रीट मेथड के एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट मेथड के सॉल्व कर लिए हैं। शॉर्टकट मेथड में इस वीडियो में करा रहा हूँ और मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टेप डेविएशन मेथड के क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर यहीं पे टाइम मिला तो मैं इस वीडियो में भी इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सको। आपको शॉर्टकट मेथड का वीडियो देखना है तो आप शॉर्टकट का देखो, डायरेक्ट मेथड का देखना है तो डायरेक्ट का देखो, और स्टेप डेविएशन का तो स्टेप डेविएशन का। ये बात समझ लो, डिस्क्रीट डेटा पे अगर हम ये तीनों मेथड समझ लेंगे तो यही तीनों मेथड्स आपके कंटिन्यूस डेटा पे भी हमें पढ़नी है, तो पूरा बेस बन जाएगा। कंटिन्यूस डेटा के लिए बस एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, कंटिन्यूस डेटा को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, बस इसे हैंडल कैसे करते हैं इतना समझाना पड़ेगा। और यही तीनों मेथड्स लगने वाली है। डायरेक्ट मेथड हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। यहाँ पे देखो, हम फॉर्मूले क्यों बनाते हैं, उसका रीजन होता है, तो वो फॉर्मूले आप भी बना सकते हो। और वो सारे फॉर्मूले एक ही कंसेप्ट से बने हैं। वो कंसेप्ट क्या है? अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको करना होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। x हमारा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलता है। 10 f हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है 10 टू टाइम्स रिपीट है। फ्रीक्वेंसी में हम उसके रिपीटेशंस लिखते हैं, तो 10 20 30 इतनी बार रिपीट है। इमेजिनेशन बन जानी चाहिए कि डेटा कैसे लिखा हुआ है। एक बार 10, फिर 10, उसके बाद 5 टाइम्स 20 20 20 20 इस तरह से लिखा हुआ है, और 3 टाइम्स 30 30 30 लिखा हुआ है। इस डेटा पे अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाहता हूं, और आज मेरा पर्पस है शॉर्टकट लगाना। पहले तो ये समझो कि लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेथड सीखी थी, जिसमें हम सीधा fx करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं और आंसर आ जाता है। आज मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इस चीज को अवॉइड करेंगे। रीजन, हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना चाहते, हम शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हैं। शॉर्टकट मेथड मतलब मैं सिंपली समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ नहीं करूंगा, ये डायरेक्ट मेथड में हम करते हैं। इसी डेटा पे मैं आज डेविएशन का इस्तेमाल करूंगा। डेविएशन का एक बेसिक मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था। हम डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो है ना, एवरी डेटा की जगह मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए ईच डेटा। हर इंडिविजुअल डेटा, जैसे 10 डेटा यही है ना, 10 20 30, अगर मैं इसमें से मीन को माइनस कर दूं, मीन को माइनस कर दूं, डेविएशन का कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दूं तो मेरा जो डेविएशन है वो जीरो आता है। ये कंसेप्ट मैं लास्ट लेक्चर समझा चुका हूं, इसे जस्ट प्रूव करवा रहा हूं। तो देखो,
एक एग्जाम्पल के लिए मैंने डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, तो सिंपल ये 210 आया, ये 10 आया, ये 21 आया। सर आप तो कह रहे हो कि हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड पे जाना है हमें, मैं उसे समझाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपका बेस बना रहा हूँ कि अगर मुझे मीन पता होता है एग्जैक्टली जैसे कि 21, तो मेरा आंसर कैसे आता, कैसे ये प्रूव हो जाता कि डेविएशन जीरो होगा अगर आपने मीन से डेविएशन निकाला। मीन का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर भी कहा था, ये सेंट्रल वैल्यू है, और अगर सेंट्रल वैल्यू है इसका मतलब है इसकी LHS साइड और इसकी RHS साइड बराबर है, और LHS और RHS अगर बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां से भी डेविएशन निकालूंगा तो जो नेगेटिव डेविएशंस आएंगे और जो पॉजिटिव डेविएशंस आएंगे वो बराबर होंगे, और बराबर होंगे इसी वजह से मुझे सम ऑफ डेविएशन जो है वो जीरो मिलने वाला है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट समझने के लिए। जब तक भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ोगे, ये सम ऑफ डेविएशन जीरो क्यों है, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू का मतलब ही क्या है, हम सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढ रहे हैं, और अगर हमने मीन ढूंढ लिया इसका मतलब मेरे सारे डेविएशन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड बराबर होंगे, इसलिए डेविएशन का सम नेगेटिव और पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और इसको मैं जरा प्रूव कर दूं, ये देखो मैंने निकाला डी निकाला, मतलब x माइनस एक्स बार करके देखा, ये सब डेविएशंस है, ठीक है। कल भी मैंने अनग्रुप डेटा पे ऐसे समझाया था, तो डी की वैल्यू जीरो आ गई थी, लेकिन आप देखोगे यहाँ डी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। क्यों आएगी जीरो, ये रिपीट है दो बार, this is not merely 10, actually we have repetition of 10 2 times। तो मुझे यहाँ पे x माइनस एक्स बार का मतलब आप समझ गए हो, मैंने d लिखा है, और x बार का मतलब यहाँ पे 21 है, इस वजह से ये वैल्यूज मिली। अगर मैं इसे d से डिनोट कर दूं, मैं इसे थोड़ा सा फेयरली लिख देता हूं, d का मतलब मैं कह रहा हूं हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर दो, और जो कि मेरी वैल्यू जो मीन की वैल्यू है मैं और इजी लिखूं तो x माइनस 21 कर दो। तो ये मैंने x माइनस 21 किया, पर क्योंकि ये केस ग्रुप डेटा का है, 10 2 टाइम्स रिपीट है, तो लास्ट लेक्चर में तो ये फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, अनग्रुप डेटा पे हमने डिस्कस किया था, आप रेफरेंस के लिए लास्ट वीडियो देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, इंडिविजुअल डेटा पे मैंने ये दिखाया था डी को जीरो करके, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को यूज करूंगा और मैं एफ डी निकालूंगा, और आप ये देखोगे कि एफ डी की वैल्यू क्या आती है। लेट्स सी, 11 माइनस 11 इंटू टू, ओके, माइनस 11 इंटू टू माइनस 22, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, 9 इंटू 3 27, और देखो ये क्या हुआ, 27 नेगेटिव 27 पॉजिटिव। अगर मैं समीशन एफ डी निकालता हूं तो वो जीरो आता है, मतलब 21 अगर मेरा मीन है तो ये जीरो हो जाएगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। पर सर आप तो कह रहे हो डायरेक्ट मेथड यूज ही नहीं करनी, डायरेक्ट मेथड यूज करके आपने मीन निकाल रखा है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ओके, सो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन नाउ। ये हमारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैंने वीडियो बनाया है, अगर उसमें कुछ जल्दी बोल दिया है तो एक और बार उसको देख लो, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लो, फिर यहाँ पे आपको बात समझ आएगी। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मुझे मीन कैलकुलेट करना है, और मैंने अभी जो कंसेप्ट समझाया वो सिर्फ ये बताया कि अगर आपने वाकई सेंट्रल वैल्यू निकाल ली तो आप जीरो बना लोगे डेविएशन को। लेकिन हमें अगर शॉर्टकट मेथड लगानी है सर, हमें तो डायरेक्ट मेथड नहीं लगानी, तो यहाँ आप इसको क्या बोलोगे, ये डेटा है तो आप इसे क्या बोलोगे x, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब 67 वेट के 4 स्टूडेंट्स रहे होंगे, 70 के 3। तो मैं यहाँ fx तो कर ही नहीं सकता, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मुझे वैसे नहीं निकालना है। कैसे निकालना है? मीन को कैलकुलेट कर लेंगे अगर तो बात ही आसान हो जाएगी। मुझे मीन कैलकुलेट नहीं करना, मुझे मीन अज्यूम करना है। यहाँ पे अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को देखूं तो हमेशा सेंटर वैल्यू को मीन अज्यूम किया करो। सेंटर वैल्यू को मीन अज्यूम करने का एक रीजन है, देखो इसमें से कोई सी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर लोगे, आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन लॉजिकली अपने कंसेप्ट से दूर हो जाओगे। हम सेंटर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है। 72 सेंटर वैल्यू है या नहीं अभी हमें नहीं पता, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया कि यही मेरा मीन है।
इसे अज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा मीन 72 है, हो सकता है 72 से छोटा हो सकता है 72 से बड़ा हो। अगर मैं ऐसा ना करूं और यहां एफ एक्स करूं तो तुम देख रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं। हम इसे अज्यूम करके इस प्रॉब्लम को बहुत इजी कर लेंगे, इसीलिए उस मेथड का नाम पड़ा शॉर्टकट। कंसेप्ट वही है, अभी भी हमें फाइनली मीन निकालना है, हमारा पर्पस है टू कैलकुलेट द मीन, लेकिन अब हमारी मेथड है शॉर्टकट मेथड। मैं सीधा एफ एक्स करूंगा तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुझे बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो स्टैटिस्टिशियंस ने एक ट्रिक लगाई है, यू कैन से शॉर्टकट इज नथिंग बट अ ट्रिक। दे सेड 72 को मीन मान लो, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दो, परेशान मत हो, इसे मीन मान लो। मान लिया सर 72 मीन है। अगर मान लिया तो अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट सिखाया कि डेविएशन, डेविएशन क्या करता है सर? डेविएशन ये करता है कि आपकी हर ऑब्जर्वेशन से आपके मीन को माइनस करने पे समेशन 0 मिलेगा। लेकिन अगर ग्रुप डेटा है तो हम डी की जगह एफ डी का इस्तेमाल करते हैं। एक्स बार डिनोशन था मीन का, मैं यहां पे एक्स बार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक्स बार तो मीन है, यहां पे अज्यूम्ड मीन है। और हमें अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हम मीन तो निकालेंगे, एक्स बार मुझे पता नहीं है, ये सिर्फ अज्यूम मीन है। हो सकता है कि ये सच में मीन हो सकता है नहीं हो, मैंने सिर्फ अज्यूम किया है अभी तो डेविएशन में इस अज्यूम मीन से निकालूंगा। जब हम इस अज्यूम मीन से डेविएशन निकालेंगे तो पता है क्या होगा? 67 से 72 इसका डेविएशन निकालते हैं। 67 से 72 माइनस करो 5, वो भी माइनस का। साइन का इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, 67 माइनस, यहां पे अगर ए समझ ना आए तो आप तो आराम से लिख सकते हो 72, फिर इजी हो जाएगा। 67 माइनस 72, 70 माइनस 72 माइनस 2, 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 1, 75 माइनस 72 3। अब देखो मजे की बात, आप जब एफ एक्स करते तो कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई होते, जबकि अब आप एफ डी करोगे तो कितने सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, ये है ट्रिक। 3 2 जा 6, 0 2 3। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, शॉर्टकट मेथड स्टैटिस्टिशियंस ने क्यों दी, क्या जरूरत थी इसकी? कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान बनाने के लिए, एनालिसिस को और आसान करने के लिए। अगर मैं 67 इंटू 4 करता, 70 इंटू 3 करता, 72 इंटू 2 करता, फिर इसका सम करता, और ये तो अभी बहुत छोटे और बहुत इजी हैं, और बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी अगर हम हैंडल करेंगे, अगर हमने ये एज्यूम्ड मीन मेथड लगा ली जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम में इतने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई की जगह सिंपल एफ और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर तुम यहां पे समीशन एफ डी करोगे और अगर ये 0 आ जाए, तो मैंने अभी इसलिए लास्ट में कंसेप्ट बताया कि अगर ये वाकई में 0 आ जाए तो आपने सही वैल्यू को मीन अज्यूम किया था, तभी ये अगर सेंट्रल वैल्यू होगी तो फिर ये एफ डी का समेशन तो 0 आएगा ही, तो आपका अजम्पशन सही हो जाएगा। और अगर ये नहीं आया तो आपका अजम्पशन थोड़ा गलत है, थोड़ा ही गलत निकलेगा, उसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे मैं अभी बताऊंगा। ओके, सो लेट्स सी, यहां पे समेशन एफ डी को हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो -26 और प्लस का 5 -21, तो ये 0 तो नहीं आया। और अगर ये 0 नहीं आया मतलब ये 72 हमारा मीन नहीं है, तो हमें हमारे मीन तक पहुंचना है। ओके, अगर हमें हमारे मीन तक पहुंचना है तो हमें, अब लोग कहते हैं कि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं। लेट्स सी, हमें एक्स बार चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर यहां तो हमने ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन थोड़ी निकाला है, ये तो डेविएशन निकाला है। और डेविएशन कहां से निकाला है? हमने एक अज्यूम कर लिया था कि मीन 72 है, और वहां से डेविएशन हुआ है। ओके, वहां से डेविएशन हुआ है, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी इससे होगा क्या, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ से होगा क्या।
अगर मैं यहाँ पे समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ की वैल्यू रखता हूँ जो कि -21 अपॉन, सॉरी साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव हो रहा है, -21 अपॉन समेशन एफ की वैल्यू कितनी है, 4 7 9 11 12 12, so this is 12, 21 डिवाइडेड बाय 12। इसे आप आपके डिवीजन के तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मेरा जो तरीका है मैं लास्ट में भी बता चुका हूं आपको। थ्री फोर्थ को मैं 0.75 लिख सकता हूँ और ये 1.75 हो गया। आप आपके डिवीजन के तरीके से लिख सकते हो 72 माइनस 1.75 और यहाँ पे मुझे आंसर चेक करने दो 71 और 71 में से 70.25 ये आपका आंसर होना चाहिए। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ 70.25 kg आपका मीन है। सर आप तो कह रहे थे कोई फॉर्मूला नहीं लग पाओगे, ये अभी भी हमें फॉर्मूले जैसा लग रहा है ना। इसको हमने ऐसे याद किया है, शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है अगर मीन निकालना है तो अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला ही तो हुआ। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे है सर? चलो मैं प्रूव करता हूँ कि ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। और इसको प्रूव करने के लिए पहली बात तो यहां तक जिसको समझ में आ गया और जिसके दिमाग में ये सेट है उनका काम तो हो गया, पर जो ये देखना चाहते हैं कि सर ये वही कंसेप्ट है, मैं इसे एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत इजी एग्जांपल लूंगा। अनग्रुप डेटा पे x की वैल्यूज 20 30 40, मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा लिया है। इसका मीन अगर कोई हमें कहेगा तो हम ओरली बता देंगे 30 मीन है इसका। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके देख लो। मैंने ली इक्वल डिस्टेंस है ना, जानबूझ के 10 का डिफरेंस है ना। फिर भी कोई बिल्कुल बच्चों जैसी बात करेगा कि सर एक्स बार क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, अनग्रुप डेटा है, तो सीधा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 30। मैं तो वैसे ही कह रहा था, देख के पता चल रहा है इक्वल डिस्टेंस है, ये मीन है, सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि इसकी एक्स बार कितनी है 30, जानते हैं, ठीक है, पहले से पता है, पर फिर भी इसी के ऊपर हम थोड़ा सा टेस्टिंग करेंगे और अभी समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूले जैसा क्यों दिख रहा है। और ये इसमें हम जानते हैं कि एक ट्रिक अपनाई अपन ने अभी अनग्रुप डेटा पे, ग्रुप डेटा पे। मैं अनग्रुप डेटा पे वही ट्रिक समझाता हूँ। ये 20 30 40 की जगह अगर मैं एक कॉमन इनमें से माइनस कर दूं, मैं कह रहा हूं इसमें से एक थोड़ी देर के लिए मानो 20 को मैं अज्यूम मीन मान रहा हूं, और अगर तुम्हें समझ ना आए 20 30 40 50, जानते हो इसका मीन कितना है? अब थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, इसका मीन आएगा 35, ठीक है। जिसको नहीं आए समझ में वो करके देख लेना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर मैं अपनी अजम्पशन के लिए थोड़ी देर के लिए 40 को मीन अज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि ये तो बहुत इजी डेटा है, हमने ही बनाया, इक्वल डिस्टेंस बनाया, इसलिए हम जानते हैं 35 है। जब गिवन क्वेश्चन होगा तो वो इतना इजी तो नहीं होगा, वहां तो ढूंढना पड़ेगा ना, पर इसके ऊपर थोड़ी देर खेल के हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैंने अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, अज्यूम्ड मीन 40 है, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से 40 को माइनस करना शुरू करो, देखो क्या होता है। 20 में से 40 को माइनस किया -20, आंसर पता है ना, भूलना मत, 35 है, जानते हैं हम शुरू से। -20 इसमें से किया -10 0 और 10। अगर मैं समेशन x माइनस ए करूं, इनका सबका टोटल कर दूं 20 और 10 -30 और +10, तो ये आएगा -20। अगर कोई मुझसे कहे कि सर यहां पे मीन निकालना है, हमें मीन निकालना है, मैंने एक कांस्टेंट थ्रू आउट इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। इस
शॉर्टकट को लगाने की बजाय मैं कह रहा हूं कि आप अपना कंसेप्ट लगाओ, हिलो मत। आप एक कांस्टेंट नंबर को इसमें से माइनस कर दो किसी भी ऑब्जर्वेशन में से, तो क्या उस ऑब्जर्वेशन के मीन पे कोई फर्क पड़ता है? लेट्स चेक। इसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 था, इसका भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 आना चाहिए। 35 कैसे आएगा? आपने तो 20 माइनस कर रखा है, एक कांस्टेंट आपने थ्रू आउट माइनस कर रखा है, तो उस कांस्टेंट को जिसको आपने माइनस कर रखा है उसका इफेक्ट तो दो। 40 को अननेसेसरी माइनस किया था तो उसको ऐड करो, और फिर इसके ऊपर जो भी मीन निकल रहा है उसको इसके साथ एडजस्ट करो, आपका आंसर वही आएगा जो यहां आया था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी कांस्टेंट को माइनस करते हैं, मैंने हर वैल्यू में से अलग अलग वैल्यू माइनस नहीं की है, अगर मैं कोई एक कांस्टेंट सारी ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देता हूं तो उस कांस्टेंट को मुझे ऐड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मैंने ये जो किया ये अपनी हेल्प के लिए किया ना, ये एक ट्रिक थी ना क्वेश्चन को छोटा बनाने की। तो जो एडजस्टमेंट आपने किया अपनी खुद की हेल्प के लिए, आपको आंसर इसका नहीं निकालना है, आपको आंसर इसी का निकालना है। तो भैया जो आपने अननेसेसरी माइनस किया था उसे ऐड करो, एज सिंपल एज दैट। फिर इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगाओगे उसमें जो आपने कांस्टेंट माइनस किया था उतना ऐड कर लोगे तो काम हो जाएगा। ओके, इसका अगर हम सम करें तो कितना आ रहा है? -30 + 10 दैट इज -20, और डिवाइड कितना होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 4, और देखो ये कितना हुआ? 5। तो ये देखो -5 आया है, 40 - 5 अभी भी कितना होगा? 35। इसी कंसेप्ट को मैं स्टेप डेविएशन बताऊंगा। यहां पे एक कांस्टेंट माइनस कर रहे हो, स्टेप डेविएशन कुछ नहीं है, इसे और छोटा कर देंगे। अगर मैं स्टेप डेविएशन यहीं समझा दूं तो मैं x - a के साथ अपॉन c भी कर लूंगा। तुम देख सकते हो ये एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है, और वो कॉमन नंबर 10 है। अगर मैं 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये ऑब्जर्वेशंस कितनी छोटी हो जाएंगी पता है? -2 -1 0 और 1। यहां पे हमने शॉर्टकट मेथड में हमने सिर्फ एक कांस्टेंट माइनस किया था, यहां पे हमने दो ऑपरेशन लगा दिया, माइनस भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया कॉमन नंबर से। तो इस मेथड को हम कह देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये स्टेप डेविएशन हो गई। स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम आंसर निकालेंगे तो 40 को प्लस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो हमने 40 माइनस कर रखा है। साथ साथ ये जो हमने किया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करोगे यहां पे, इसे आप डी डैश से भी डिनोट कर सकते हो। डी अगर हम शॉर्टकट के लिए यूज कर रहे हैं तो जब हम डिवाइड भी कर लेते हैं तो उसको ये दिखाने के लिए कि हमने डिविएशन भी यूज कर लिया, डी डैश से डिनोट कर लेते हैं। और इसका अगर सम करोगे तो -2 -1 -3 + 1 दैट इज -2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4। लेकिन इस बार मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, मैं रिवर्स कर रहा हूं। एक्चुअली दिस इज द रिवर्सल ऑफ अज्यूम्ड मीन, राइट, और दिस इज द रिवर्सल सी कितना माना हमने? 10। तो हम यहां पे 10 को रिवर्स करेंगे जो हमने हर ऑब्जर्वेशन में से डिवाइड कर दिया था। तो जो हर ऑब्जर्वेशन में से डिवाइड करोगे उसे मल्टीप्लाई कर लो, और हर ऑब्जर्वेशन में से जो कांस्टेंट आपने हटाया था उसे ऐड कर लो, एज सिंपल एज दैट। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको लोग ना फॉर्मूले की तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय, ये मैं ग्रुप डेटा का बता रहा हूं, समेशन एफ इनटू सी। ये फॉर्मूला नहीं है। आपने मीन निकालने के लिए जो दो एडजस्टमेंट किए और आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन को आपने छोटा किया दो तरीके से, एक कांस्टेंट को माइनस करके, तो इसलिए रिवर्स करके उसे ऐड कर लिया, ऐड बैक। ये ऐड बैक है क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन छोटी की थी माइनस कर करके, और ये आपने मल्टीप्लाई बैक किया है क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन डिवाइड की थी छोटी करने के लिए। छोटा करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस को छोटा करने के लिए हम दो चीजें कर रहे हैं, माइनस और डिवाइड, वो भी कांस्टेंट का। अलग अलग
वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज से माइनस या अलग अलग वैल्यू से डिवाइड नहीं हुई हैं, एक कांस्टेंट से सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को कम कर दिया है। इसी को हम शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन बोलते हैं। तो शॉर्टकट वैल्यूज को थोड़ा छोटा करता है, स्टेप डेविएशन और छोटा कर देता है। तो स्टेप डेविएशन सबसे अच्छी मेथड है, इससे हमारी ऑब्जर्वेशंस को एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही तो था। हमारा क्वेश्चन कहां गया? हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, मैंने अभी जो सॉल्व कराया वो क्वेश्चन का है। ओके, ये रहा शॉर्टकट मेथड। फिर से देखो, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इनको छोटा करने के लिए हमने एक कांस्टेंट को माइनस कर दिया। वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, इट इज नॉट एन, आई एम नॉट सेइंग दिस कि बीच की वैल्यू 72 माइनस करने से ही तुम्हारा काम होगा। मैं कह रहा हूं कुछ भी माइनस कर सकते हो। जब कुछ भी माइनस कर सकते हैं तो सर मैं तो 300 माइनस करूंगा, मैं तो 500 माइनस करूंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं इस वैल्यू के बीच में से कुछ माइनस करना है। मैथ से बॉस कुछ भी माइनस करो, लेकिन उसका कोई सेंस है क्या? सेंस किस बात का है? मुझे तो ढूंढनी सेंट्रल वैल्यू है, तो जो सेंटर मोस्ट दिख रही है उसी को माइनस करो ना। उतना छोटा एडजस्टमेंट में आंसर आ जाएगा। देखो हमारा आंसर, हमने 72 सोचा था और आंसर उसी के नजदीक आया है कहीं, देखो 70.25 मिल गया। अब आप उल्टा सीधा कुछ भी एज्यूम करोगे उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक लॉजिक छोड़ दिया। आप सेंटर टेंडेंसी ढूंढ रहे हो, सेंटर टेंडेंसी ढूंढ रहे हो तो सेंटर मोस्ट वैल्यू को ही माइनस करने की कोशिश करो। आई होप आई मेक इट क्लियर। इस लेक्चर को एक या दो बार देखना, तुम्हें बहुत अच्छे से शॉर्टकट मेथड का रीजन समझ में आएगा और स्टेप डेविएशन का रीजन समझ में आएगा। लोग इसे फॉर्मूलों की तरह लिखते हैं। आओ मैं आज लास्ट बस कंक्लूड कर रहा हूं, तीनों फॉर्मूले के दर्शन करते हैं। मैं कह रहा हूं कंसेप्ट एक ही है, मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और मीन का एक ही कंसेप्ट है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी तीन मेथड्स हैं। अगर मैं कहता हूं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, मैंने उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ भी चेंज नहीं किया। जो ऑब्जर्वेशन जैसी मुझे मिली थी ऐसी की ऐसी ही मैंने यूज करके उसका मीन निकाला, इसीलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्ट मेथड। क्योंकि ग्रुप डेटा है और हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकलता है, एफ एक्स समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। जब हम कंटिन्यूस डेटा पे जाएंगे तब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज आएगा, ठीक है, वो हम हैंडल कर लेंगे। नंबर 2, आज हमने पढ़ी शॉर्टकट मेथड और हमने पढ़ी स्टेप डेविएशन मेथड। लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट है। एक ट्रिक अप्लाई की है शॉर्टकट में, एक ट्रिक, स्टेप डेविएशन में 2 ट्रिक्स है ना। स्टेप शॉर्टकट में एक ट्रिक कौन सी, हमने एक कांस्टेंट को लेस कर दिया था, कांस्टेंट इज सब्सट्रैक्टेड, और उसे हमने नाम दे दिया था अज्यूम्ड मीन। इसलिए शॉर्टकट मेथड का एक और नाम बनता है अज्यूम्ड मीन मेथड। और मैंने कहा अच्छा होगा कि आप हमेशा मीन को, कौन से मीन को अज्यूम करो, डेटा में जो सेंटर मोस्ट पोजीशन पे आ रहा है उसी को अज्यूम्ड मीन मानो, आपका आंसर उसी के आसपास आएगा। मैथमेटिकली आप कुछ भी मानोगे आंसर आएगा, ओके, बट ये टाइम नहीं है हमारे पास उन अननेसेसरी चीजों को करने का। हमारी एग्जाम नजदीक है, कंसेप्ट समझो और उस आंसर पे जाओ जो सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है, करेक्ट आंसर के। ओके, कांस्टेंट इज सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि हम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए उसे रिवर्स करना पड़ेगा, उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल रिक्वायर्ड जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे मीन का। तो जो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से हमें डेविएशन मिलता है, ठीक है। तो हम यहां पे एक्स बार कैलकुलेट करते समय सीधे सीधे तो यूज नहीं कर रहे ना एक्स को तो हमने चेंज कर लिया है डी में। तो एक्स को चेंज किसकी हेल्प से किया था डी में, एक्स को चेंज किया था ए की हेल्प से, ए की हेल्प से हमने यूज किया था। यहां पे ए हमेशा प्लस ही क्यों होता है, क्योंकि हमने माइनस किया है ना, सब्सट्रैक्ट किया है, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। जानते हो जो एग्जाम्पल मैंने आज तुम्हें बताया वो
एडिशन पे भी चल सकता है, बट अननेसेसरी हो उसका क्या करेंगे हम, और ऐड करके और डेटा को कॉम्प्लेक्स करना है क्या, हमें तो डेटा छोटा करना है। जो चीज माइनस पे चल रही है वो प्लस पे भी चलेगी, लेकिन मुझे और कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, मुझे तो डेटा को छोटा करना है, आसानी से मल्टीप्लाई कर पाऊं। तो हम हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं इसलिए हमेशा ऐड करते हैं। दूसरा, हमने x की जगह d बना लिया था, तो बात तो वही है, समेशन एफ एक्स अपॉन एफ की जगह हम d बना चुके हैं, तो एफ डी अपॉन एफ, उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दिया हमने जो माइनस किया था कांस्टेंट को, सिंपल, मीन ही निकल रहा है। पर हमने ये जो नई नई x की जगह पे हमने जो d बना ली है पूरी की पूरी, ये अभी मैंने तुम्हें समझाई थी, एक सेकंड के लिए, कहाँ गई कहाँ गई हमारी सीरीज, हमने सीरीज हटा दी क्या, चलो फिर से मैं लिख देता हूं। देखो ना, ये 10 20 30 है, ये x था, हमने एक 40 है सपोज, ठीक है, तो अगर मैंने इसे इसमें से एक कांस्टेंट माइनस कर दिया x माइनस ए, तो इसका नाम तो d है ना, ओके। तो मैं एफ डी कर रहा हूं, अब एफ एक्स की जगह पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, एफ डी यूज कर रहा हूं, ये रहा, मिल गया। ये हमने डी डैश बना लिया था, जैसे वैसे हमने डी बना लिया आपसे, तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसे और छोटा करता, मैं d की जगह पे क्या यूज करना चाहता हूं, d डैश, मतलब मैं ना सिर्फ एक कांस्टेंट माइनस करना चाहता हूं, बल्कि मैं एक कांस्टेंट डिवाइड भी करना चाहता हूं। अगर आप एक कांस्टेंट डिवाइड भी करना चाहते हो, मतलब आपने सब्सट्रैक्ट किया है एक कांस्टेंट को, प्लस आपने डिवाइड भी किया है, इतना छोटा कर लिया आपने अपने x को। तो अगर आपने अपने x को इतना छोटा कर लिया, तो जो कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट किया था उसको रिवर्स करने के लिए a ऐड करेंगे, और जो डिवाइड किया था आपका अब d नहीं है, अब आपका d डैश बन चुका है। ये d डैश आपके, देखो इस नॉमेनक्लेचर को आप कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं इसे d डैश बोल रहा हूँ ये समझने के लिए कि d मतलब सिर्फ सब्सट्रैक्ट, और d डैश मतलब सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड, तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे उस कांस्टेंट को जो आपने डिवाइड किया था। और ये a इसलिए यूज कर रहा हूं कि अज्यूम्ड मीन याद रहे आपको। दैट्स इट, इसको लोग फॉर्मूला बोल देते हैं, है तो वही। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेक्चर को एक या दो बार देखना, आराम से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहां पे हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, लेकिन ये सारे लेक्चर क्यों पढ़ाए सर, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स लगता अगर हम ये सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ते। हम बिल्कुल रेडी हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अब मुझे उसके अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट बताना है, बाकी सारे कंसेप्ट का बिल्डअप आपके पास है, इसलिए ये सारे वीडियोस देखें, उसके बाद ही आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।